अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ का मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराब रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। तो जनाब आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान टीम तो अब पाकिस्तान पहुंच चुकी है और डेफिनेटली अब बहुत सारी बातें होंगी आने वाली सीरीज़ के हवाले से। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान का दौरा करना है। पाकिस्तान के लिए दोनों बड़ी अहमियत की हामिल सीरीज़ है, जो कि पाकिस्तान को आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में आई थिंक ये बहुत अच्छा मौका मिला है कि आप इन दो सीरीज़ में कामयाबी हासिल करके आगे के लिए जो है ना अपना एक रास्ता फाइनल के लिए हमवार करें। इसी तरह बहुत सारी बातें अब हो रही हैं सेटअप के हवाले से, चूँकि रमीज़ आजा साहब की मुझे याद है कराची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि सकलाय मुश्ताक ज़्यादा अर्से कंटिन्यू करना नहीं चाहते और शायद वर्ल्ड कप तक वो रहना चाहते थे। अभी तक क्लैरिटी आई नहीं है कि क्या होगा और क्या होना चाहिए। इस हवाले से हम पुरान में बात करेंगे। सीनियर स्पोर्ट मुनीर हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम पूछेंगे इस पूरे मंजरनामे के हवाले से और फिर वर्ल्ड कप का भी एक और हम प्रीव्यू करेंगे। इनकी राय ज़रूर हासिल करेंगे कि भाई हमने क्या खोया है, क्या पाया है और अगले 2 साल में जो 2 वर्ल्ड कप आ रहे हैं उसके लिए हम क्या तैयारी कर रहे हैं या करनी चाहिए। सबसे पहले आपको दिखाते हैं रिप्ले हेडलाइन। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए सेलेक्टर्स का मुख्तलिफ नामों पर गौर। हारिस रऊफ, इब्रार अहमद, शान मसूद और सरफराज अहमद की वापसी मुतवक्के। यासिर शाह और नोमान अली भी टीम का हिस्सा होंगे। पाकिस्तानी ऑलराउंडर शुएब मलिक और भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा के दरमियान अलहदगी की खबरों की तरदीद हो गई। शुएब मलिक ने ट्विटर पर सानिया मिर्जा को सालगिरह की मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। और दुनिया फुटबॉल के सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो मैनचेस्टर यूनाइटेड से नाराज हो गए। कहते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड में उनके साथ धोखा हुआ। बेटी की बीमारी में भी क्लब ने साथ नहीं दिया। तो रिप्ले हेडलाइन आप ये देखिए। मुनीर हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीर साहब, डेफिनेटली आप 16 ममालिक में आप दूसरे नंबर पर आए। आपने सेमीफाइनल खेला था, अब फाइनल खेला, इम्प्रूवमेंट है। लेकिन जैसा हर टीम चाहती है, ऑस्ट्रेलिया चाहता था, इंडिया चाहता था और इंग्लैंड भी चाहता था, वो जीत गए। न्यूजीलैंड का भी दिल टूटा एक बार फिर। हम भी चाहते थे कि हम फाइनल जीतें और चैंपियन बने। ये तो नहीं चाहते थे हम बादल के, हम सिर्फ ये बोलें कि जी हम दूसरे नंबर पे आ गए तो खुश होना है। कैसे आप पहले इस पूरे कैंपेन को देखते हैं मुनीर साहब, क्योंकि ऐसे लगता है जैसे हम अपने पोटेंशियल पे नहीं खेले और बहुत कुछ बेहतर हो सकता था और बेहतरी गुंजाइश है। शायद इंग्लैंड ने ये बहुत पहले भांप लिया था, इसलिए वह बहुत बेहतर खेलते हैं हर तरह के हालात में। उनको इंजरी से फ़र्क नहीं पड़ता, उनका बेस्ट फास्ट बॉलर इंजर्ड हो जाए, उनका पास जोफ्रा आर्चर हो ना हो। दूसरी टीमों को इंग्लैंड से सीखना पड़ेगा कि आपकी ब्रांड ऑफ क्रिकेट ऐसी हो कि आपके टीम में कोई आए जाए उनका टेम्पलेट सर एक रहता है। ये ऐसा सही समझते हैं? बिल्कुल सही है। सबसे पहले बहुत शुक्रिया गफ्फार। देखिए अब 2 दिन हो गए हैं, वर्ल्ड कप का फाइनल खत्म हुआ है, अब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता मान पड़ रही हैं। अब तक मौजूद है। हाँ, उदासी अब तक मौजूद है बिकॉज के पाकिस्तानी टीम ने जिस तरह पहले ऐसा लग रहा था कि हम सेमीफाइनल में बिल्कुल नहीं पहुंच सकेंगे, फिर सेमीफाइनल में ना सिर्फ पहुँचे बल्कि न्यूजीलैंड को बड़े हमने कन्विंसिंगली हराया। उसके बाद ऐसा लगा कि फ़ाइनल में भी चीज़ें अच्छी जाएंगी पाकिस्तान के लिए, लेकिन फ़ाइनल में पाकिस्तानी बैटर्स जो हैं, जो बैट्समैन, वो बिल्कुल नहीं चल सके। मेन रीज़न तो ये था कि आपने स्कोर इतना नहीं किया कि जो आपके बॉलर्स को डिफेंड कर सकें। फिर बाद में 2 चीज़ें हमें बड़ी क्लियरली नज़र आई इंग्लैंड की तरफ से। एक सैम करन की बॉलिंग फाइनल में और एक बेन स्टोक्स की बैटिंग। इन दोनों ने तो पाकिस्तान से मैच ले गए ये लोग। साथ साथ जो शाहीन अफरीदी का हुआ, अगर आखिर में कुछ हम कर सकते, शाहीन अफरीदी के जो आखिरी 2 ओवर थे उसमें अगर कोई अगली विकटें वो ले लेते, 2-3 विकटें, तो मैच थोड़ा सा पलट सकता था। लेकिन अगर ओवरऑल कारकर्दगी दैट्स नॉट अ बैड, कारकर्दगी ख़राब नहीं कहलाएगी। जाहिर है आपने खुद बताया कि 16 ममालिक में आपने खेला, फाइनल खेला और ऑस्ट्रेलिया की टीम डिफेंडिंग चैंपियन होम टीम होके सेमीफाइनल में नहीं पहुंच सकी। न्यूजीलैंड की टीम अपनी ग्रुप की नंबर 1 होके भी फाइनल में नहीं पहुंच सके। इंडिया की टीम जो इतना अरबों रुपये खर्च करते हैं क्रिकेट पे, वो नहीं पहुंच सके फाइनल में। तो अगर उस लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान की टीम फाइनल में पहुंची है, अच्छी चीज़ है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं गफ्फार, अभी फाइनल में ज़रूर हम पहुँचे हैं, इसको हम ज़रूर डिस्कस करते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे टॉपिक्स और एवेन्यूज़ खुलते जाएंगे सवालात के। लेकिन आप बात करते हैं कुछ आने वाली सीरीज़, यानी कि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड में हमें क्या तब्दीलियाँ करनी हैं, हमारे क्या सेटअप होने हैं। मुनीर हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डेफिनेटली मुनीर भाई, हम ज़रूर बात कर सकते हैं शाहीन शाह अफरीदी की, जो कि हमारे बड़े की फास्ट बॉलर हैं। अनफॉर्चुनेट हुआ बहुत, जो उनकी इंजरी बिल्कुल उस पीक पॉइंट पर हुई और फिर अनफॉर्चुनेटली वो अब आने वाले मैचेस तो क्या चंद महीनों के लिए जो है ना वो अब डाउटफुल तस्वुर की जा रहे हैं। इट्स अ बिग ब्लो फॉर पाकिस्तान अहेड ऑफ योर वेरी एक्साइटिंग होम सीरीज, जहाँ इंग्लैंड और न्यूजीलैंड आ रहा है। और हमें टेस्ट टीम में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, यानी हमारी बॉलिंग स्पिनर्स इतने अच्छा नहीं चले थे। आपको याद है ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़, अभी हम पिच पे भी बात कर लेंगे, हमारी पिचेस भी इतनी कोई हमने अटैकिंग माइंडसेट से नहीं बनाई थी। बट शाहीन शाह अफरीदी का ना होना इज अ ह्यूज सेटबैक। और क्या लगता है कि थोड़ा सा हमें, मैं ये नहीं कह रहा कि वो अनफिट खेल रहे थे, बट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कहीं ना कहीं हमें ये सोचना पड़ेगा मुनीर भाई कि आपको जब बेस्ट और प्रीमियर फास्ट बॉलर है, आपने उसको कितना बचा के रखना है। हर टूर पर नहीं ले जाना, या इंजरी के बावजूद भी उसको साथ साथ लेके नहीं जाना।
और ये तो रमीज राजा खुद कह चुके नदीम खान कि हमें रिहैब सेंटर बनाना है। आई थिंक इट्स अ हाई टाइम हमें अपनी फिटनेस और जो हमारे अपने मुल्क में सर जो नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर है जहाँ रिहैब है ही नहीं, माशाल्लाह नाम का ही नहीं है। हमारे डॉक्टर भी टीम के मेडिकल पैनल के सरबराह खुद ट्रैवल करते हैं, और पीछे को होता तक नहीं है। ये प्रायोरिटी सर लेनी पड़ेगी। हम फिटनेस के चीज़ों पे बहुत अपना मजाक उड़वा रहे हैं, हमने बहुत बुरे तरीके से हैंडलिंग की है। क्योंकि फ़खर जमान वर्ल्ड कप स्क्वाड में रहे और फिर इंजर्ड हो गए, बाहर हो गए। बिल्कुल, ये कहीं नहीं हुआ दुनिया में सर इस पूरे वर्ल्ड कप में। देखिए गफ़ार, सबसे पहले तो वर्कलोड मैनेजमेंट जो है ना उसमें काफ़ी कमी नज़र आती है। दुनिया अपने तमाम खिलाड़ियों को रेस्ट कराते हैं इंजरी से बचने के लिए। बागपुट खेल सकते थे लेकिन उनको फाइनल के बावजूद इंग्लैंड ने नहीं खिलाया। हमारे यहाँ शाहीन शाह अफरीदी का आपने कहा ये बहुत बड़ा ब्लो है, इसलिए कि पाकिस्तान के सबसे मेन फास्ट बॉलर हैं, चाहे तीनों फॉर्मेट में, चाहे टेस्ट हो, वनडे हो, T20 हो। और अगर उनकी सीरियसनेस होती है, इंजरी अगर उनको सर्जरी की जरूरत होती है, मे भी कि 6 महीने के लिए वो बाहर हो जाएं। ESL में भी हमें नजर आएंगे नहीं आएंगे, और कुछ वापसी नहीं में पता। सर मुश्किल होती है, वापसी पे रिस्क होता है दोबारा ना हो जाए। जी हाँ, वो भी होता है एक खौफ। लेकिन आपको, मुझे याद है हम लोग बहुत डिस्कस करते थे शाहीन अफरीदी को, इनको रेस्ट क्यों नहीं दिया जाता। टेस्ट सीरीज भी खेल रहे हैं, वनडे भी खेल रहे हैं, हमने बहुत बोला था, लेकिन पता नहीं किसी ने कहा नहीं जी उनकी हाइट ऐसी है, उनकी ऐसी है फिजिक कि उनको कुछ नहीं होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? हर चीज़ का एक प्रेशर, एक वक्त होता है, आपको उसमें रेस्ट देना पड़ता है। अब जाके आपको देखिए कहाँ पर जाके वो चीज़ परेशान हुई, जबकि पीक पे, जबकि 2 ओवर उनके, वो 2 ओवर्स उनके जो है वो बहुत कुछ बदल सकते थे, वहाँ पर हुई। तो वर्कलोड मैनेजमेंट को तो सब देखते हैं, हर जगह हमने देखा खिलाड़ियों को रेस्ट करा दिया जाता है। अभी देखें, अब इंडिया की टीम जो है न्यूजीलैंड जा रही है वनडे और T20 खेलने, तमाम बड़े प्लेयर्स को अलग कर दिया गया। कोच ने भी रेस्ट कर लिया, उनके कोच ने भी रेस्ट कर लिया ना। विराट कोहली, नेदरलैंड्स, वेस्ट इंडीज़ की होम सीरीज आपको याद आ रही होगी, इवन और बहुत सारे मौके। हमारा माइंडसेट नहीं है ये वाला है। इंडिया ज़रूर हार रहा है वर्ल्ड कप में, नॉकआउट्स में जीत नहीं रहे, बट एक चीज़ उनकी बहुत एग्जाम्पलरी है कि वो हर एक दूसरी तीसरी सीरीज़ में पूरी टीम नहीं चेंज करते हैं। इसलिए शायद वहाँ का मीडिया ज़्यादा इस बात पे, और आप तो उसको बहुत डीपली फॉलो करते हैं, तो ये तनकीद हो रहा है कि क्या हमें बड़े प्लेयर्स को महदूद करना है एक ही फॉर्मेट में। और हमारे पास इतने सारे यंगस्टर्स हैं, संजू सैमसन, श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, अभी साउथ अफ्रीका की शुभमन गिल, बहुत प्लेयर हैं उनके पास, पृथ्वी शॉ एक ज़माने में आ गए थे। तो वहाँ तो ये बात हो रही है कि वो लड़कों को तैयार कर रहे हैं पर खिला नहीं रहे, ये उनका प्रॉब्लम है। लेकिन हम तो सिर्फ तैयार भी नहीं कर रहे। देखिए हमारे पास तो हम वही जो 10-15 होते हैं उन्हीं को लेके, अब 3 खिलाड़ी तो हमारे बिल्कुल मुझे लगता है फारिग हो गए इंटरनेशनल टीम से। हैदर अली की बात करें, खुज्जिल शाह की बात करें, आसिफ अली की बात करें, इनकी जगह नया आपको अच्छा लगा सर आपको कि वर्ल्ड कप के स्क्वाड में 3 खिलाड़ी मौजूद हों और आपने पहले उन पर, मैं ये वर्ड यूज़ नहीं कर रहा, पर आपने फातेह पढ़ ली हो कि इनको तो खिलाना ही नहीं है क्योंकि ये उस लेवल पे खेल नहीं पा रहे। तो कहीं ना कहीं सर एक ट्रस्ट लेवल का फुकदान। इवन मोहम्मद नवाज फाइनल में भी उस नंबर पे आए जहाँ पे बस उनका आना ना बराबर हो गया था, बट देन ही डिडंट बॉल एट ऑल इन द फाइनल। इट मेक सेंस कि आप फिर किसी और को खिला लेते। नहीं, पता नहीं, नवाज़ को ओवर भी कराने चाहिए थे। और जो मैंने यही देखा, नवाज़ के शुरू में 2 ओवर ये नवाज़ करते हैं, उसके बाद 2 ओवर बाद में उनके मुश्किल होते हैं, तो उसके लिए वसीम जूनियर आपके पास थे। देखिए, कप्तान का एतमाद खत्म हो गया उस पर से। कप्तान का एतमाद खत्म हो गया, या कप्तान भी ऐसे प्रेशर में थे कि वो चाह रहे थे कि किसी तरह कम रन बने, क्योंकि नवाज़ के साथ 2 मरतबा हम देख चुके हैं कि 3 ओवर के बाद उनको रोक लिया गया, फिर उनको आखिरी ओवर कराना पड़ा अगेंस्ट इंडिया में। एशिया कप सर फाइनल याद है ना आपको, वहाँ पे कवर करवाया, बिल्कुल यही हुआ था। मैं यही 2 मैच, ये क्या काफी करता है, ये हम कैलकुलेशन कर रहे हैं या ट्रस्ट लेवल नहीं है, क्या आपको क्या लगता है? मैंने आपसे कहा ना कि नवाज के शुरू के 2 ओवर अच्छे होते हैं, तीसरा चौथा ओवर उनका मिडिल में महंगा पड़ जाता है। उसी वजह से वसीम जूनियर को इंडेक्ट किया गया है कि वसीम जूनियर अगर 4 ओवर कर, ठीक है, नहीं 2 ओवर वो भी कर ले तो हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ पाकिस्तान ने अच्छी की कि वसीम जूनियर का इंडक्शन हुआ और मोहम्मद हारिस का हुआ, इससे तकवीत तो मिली है पाकिस्तानी टीम को। बॉलिंग में मिली, इधर बैटिंग में मिली है। आपके पास एक पावर हिटर आ गया, तेज़ खेलने वाला, जो निडर होकर खेलता है। ऑल्दो प्रेशर था हारिस के ऊपर फाइनल में, हमने देखा, और इफ्तिखार बिल्कुल ऑफ कलर थे। 5 गेंदें उन्होंने ज़ाया की, पहली ओवर में उनकी पिटाई हो गई। तो कभी कभी हो जाता है खिलाड़ियों के साथ। लेकिन हमें सवाल मेरे ध्यान में आया, अब आप मोहम्मद हारिस की बैटिंग देखते फाइनल में, सिर्फ 2 मैचेस वर्ल्ड कप का एक्सपीरियंस लिए वो उतरे थे मैदान। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। उन्होंने उनको 6 महीने में 8 महीने में कहीं तैयार ही नहीं किया। नंबर 2 शान मसूद के साथ भी प्रॉब्लम थी, वो भी इंग्लैंड सीरीज में आए। ये हमने इतने लेट फैसले क्यों लिए? हमने इन लड़कों को ग्रूम क्यों नहीं किया? मोहम्मद वसीम जूनियर भी इतनी क्रिकेट नहीं खेले, उनको ऑलराउंडर माना जाता है, बट अगर आप बड़ा रियलिस्टिकली जायजा लें मुनीर साहब, जिम्बाब्वे वाला मैच जहाँ आपको एक आखिर में एक ऑलराउंडर की ज़रूरत पड़ी, भारत वाला मैच जहाँ एक ऑलराउंडर आपका था ही नहीं, और फिर इस वर्ल्ड कप में जहाँ आपने फाइनल में सर सारी दुनिया कह रही, स्टीफन फ्लेमिंग ने कहा पाकिस्तान प्लेड वेरी पुअरली इन द लास्ट 4 आवर्स।
क्योंकि हमारे पास सर ऑलराउंडर नहीं था, हमारे 4 फास्ट बॉलर थे, हम एक ऑलराउंडर के बगैर वर्ल्ड कप में गए। ये और बात है कि हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, लेकिन ये गलतियों को हम छुपा नहीं सकते सर। बिल्कुल है। देखें, पाकिस्तान के पास जेन्युइन मीडियम पेस ऑलराउंडर तो है ही नहीं ना, वो तो बहुत अरसे से पाकिस्तान के पास नहीं है। अच्छा, वसीम जूनियर को हम कह रहे हैं ऑलराउंडर, अभी तक उनकी बैटिंग कोई स्टैट्स नहीं है, नहीं है। उनकी फ्रैंचाइज में भी उनको अभी तक प्रॉपर्ली चांस नहीं मिलता। यहाँ देखें, या वो अभी बनेंगे ऑलराउंडर इंशाल्लाह, लेकिन अभी है नहीं, बैटिंग एबिलिटी नहीं आई है। और यहाँ भी देखें 2-3 गेंदें मिस करने के बाद जैसी पहला शॉट उन्होंने खेला, कैच दे दिया उन्होंने। 2-3 खिलाड़ियों ने विकेटें थ्रो भी की हैं, जिस तरह नवाज आउट हुए, शादाब आउट हुए, शान मसूद भी बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन शान मसूद तो फिर भी अपना इतना काम कर गए थे। अच्छा, आपने हारिस की और शान मसूद की बात की कि इनको क्यों नहीं थे, कि हारिस के ऊपर तो पहले लाया गया, थोड़ा सा खिलाया गया, PSL में थे, रमीज़ राजी की नजर आई, थोड़ा सा खेले, उसके बाद फिर उनको साइड लाइन कर दिया गया, लेकिन एज अ रिजर्व विकेट कीपर उन्हीं को रखा गया था, तो शायद उनको यहाँ दिख गया। शान मसूद का मसला ये है कि शान मसूद हर लेवल पे परफॉर्मेंस देना चाहते हैं। जब उन्होंने नेशनल T20 में चौथी पोजीशन में बैटिंग की, तो वहाँ से ये लगने लगा कि यार ये इनको खिलाना पड़ेगा, और इनके लिए प्रेशर पड़ा, इनको खिलाया गया, तो सही फैसला था वो। लेकिन ना टॉप स्कोरर है ना आपके, कोई रिजवान और शान मसूद, यही दोनों 175 और फिर अनफॉर्चुनेटली हुआ कि आपके मिडल ऑर्डर के सारे ऑप्शन ही नहीं चल सके। फिनिशिंग टच जो है ना, वो मुझे अभी शान मसूद में नजर नहीं आया है। जहां से ओवरऑल हमारी सर T20 टीम में भी फिनिशर नहीं है हमारे पास। कैप्टन के बारे में तो हम कहते ही हैं, बाबर के बारे में। शान मसूद को जहां पे इनिंग्स अच्छे चलते थे, एकदम से वो आउट होते हैं, तो वो चीज़ ज़रा सी एक देखने वाली है कि क्या है। बाकी आपकी बॉलिंग देखो बहुत अच्छी थी, आपकी बॉलिंग की वजह से आप यहाँ तक पहुँचे। ठीक है कि आपसे 130 131 चेज नहीं हुआ अगेंस्ट जिम्बाब्वे, वो एक सबसे आपका वो था, लेकिन जब आपको नीदरलैंड ने मौका दे दिया, फाइनल में आ गए, तो बैटर्स आपके कुछ नहीं कर सके। देखिए, हो ये रहा था, मोमेंटम ही नहीं बन रहा। जैसी तरह से पार्टनरशिप बनी, रिजवान आउट हुए, फिर पार्टनरशिप बनी, बाबर आउट हुए, फिर पार्टनरशिप बनी, शान मसूद, मतलब मोमेंटम बनने नहीं दिया ना। आखिरी 4 ओवर में पाकिस्तान ने 17 या 18 रन बनाए, यानी 16 ओवर में 119 रन, और आप 137, उस वक्त तो बिल्कुल नजर आ रहे थे 150 160 के दरमियान स्कोर होगा, जो बहुत अच्छा हो जाता। वो नहीं हो सका। शाहीन अफरीदी का हो गया, और थोड़ा सा 1-2 उनको। चलिए, शाहीन अफरीदी का आपने जिक्र किया, और टेस्ट स्क्वाड भाई अब तो अनाउंस होना है, उसके ऊपर जरूर बात करनी है। अभी तो हमें खुद चीज़ें रिकॉल करनी, क्या क्या होगा, क्या क्या हो सकता है। लेकिन टेस्ट टीम पर तो बात करेंगे जनाब। कल ICC ने अनाउंस किया था वर्ल्ड कप का जो एक बेस्ट स्क्वाड है, यानी कि टीम ऑफ द वर्ल्ड कप। 7वें नंबर पर जरूर शादाब खान को शामिल किया गया। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम, वंडरफुल वर्ल्ड कप फॉर हिम। शाहीन अफरीदी, नो सरप्राइज इस टीम में, वो तो दुनिया की इस वक्त हर टीम में होंगे, तो बनेगी, बट नो पाकिस्तानी इन द टॉप 6 डिस्पाइट वी रीच द फाइनल। ये क्या इंडिकेट करता है? तो ये इंडिकेट यही करता है ना कि आपकी बैटिंग का प्रॉब्लम है, आपको बैटिंग नहीं है। अगर रिजवान और जिस तरह खेलते रहते पहले, बाबर तो शायद उनको भी किसी, लेकिन एलेक्स सेल्स और बटलर की जो जोड़ी थी, वो तो आपको पता है टूर्नामेंट की बेहतरीन ओपनिंग जोड़ी। फिर सूर्य कुमार यादव जिस तरह खेले, टॉप रन स्कोरर रहे 296 रन के साथ विराट कोहली, तो ये 4 तो हमें नजर आ रहे थे। सैम करन की बॉलिंग देख लें आप, शाहीन अफरीदी, शादाब खान, इनकी बॉलिंग। सिकंदर रजा बैटिंग पर शामिल है, क्योंकि उनका जो स्ट्राइक रेट है वो बड़ा जबरदस्त है, उनकी ऑलराउंड परफॉर्मेंस है, उनकी विकेटें भी 10 विकेटें भी थी उनकी। बिल्कुल, तो वो टीम तो बहुत अच्छी सेलेक्ट की है इन्होंने। अच्छा, चल मुनीर भाई, बात करते हैं टेस्ट स्क्वाड की, जो कि बताया जा रहा है कि टीम अब आ गई है, तो उसके बाद अब बैठेंगे। पहले तो बल्कि मैं आपसे ही पूछूंगा, बड़ी इस हवाले से कन्फ्यूजन थी, और हर वर्ल्ड कप फीलिंग होती है, लेकिन चूंकि हम फाइनल खेलें, अल्लाह जाने क्रिकेट बोर्ड क्या सोचा, अभी तक तो कुछ निकला नहीं है कि नहीं अभी क्या होना है, क्या नहीं होना। इवन यहाँ तक कि खुद चेयरमैन साहब के मुतालिक भी खबरें मार्केट में इधर उधर मौजूद हैं। बट आपके ख्याल में एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह है कि सकलैम मुश्ताक साहब के हवाले से चेयरमैन कह चुके हैं कि वो शायद इतना लॉन्ग टर्म जो है ना वो इंटरेस्टेड नहीं है। आई थिंक इट्स अ हाई टाइम मुनीर भाई कि हमने वो जो इंटरिम सेटअप लाए थे लास्ट टाइम, सकलैम मुश्ताक, उसमें रज़ाक भी थे, फिर रज़ाक गायब हो गए, फिर शॉन टेट आ गए, एडन आ गए। आई थिंक सबसे पहले तो हमें डिसिप्लिन ठीक करना पड़ेगा। हमारी क्रिकेट जैसे इंग्लैंड का एक वो है ना स्टाइल ऑफ जो उनका एक तरीक़ाकार है, उनका बॉस उनका डायरेक्टर क्रिकेट होता है, जो उनका हेड कोच होता है, वो कैप्टन के साथ मिलकर पूरी प्लानिंग करता है। इसलिए आपने देखा होगा जैसी कोई ऊंच नीच होती है सबसे पहले डायरेक्टर फारिग होता है, क्योंकि वो उनका बॉस होता है। हमें नहीं चाहिए हम ऐसा एक बॉस, ये डायरेक्टर की पोस्ट क्रिएट करें जो पूरा का पूरा सेटअप हमें प्लान करके दे। वो फॉरेन कोच भी हो सकता है, इट कुड बी ट्रेवर बेलिस, इट कुड बी विकी आर्थर, लेकिन एक ऐसा शख्स जिसका एक्सपीरियंस हो और वो पूरा अनबायस्ड होकर फैसले करे। अनफॉर्चुनेटली ऐसे लग रहा है जैसे हमारे प्लेयर्स की डोमिनेंस है, कोच कुछ नहीं कर रहे, सिलेक्शन कमेटी भी इतनी मुझे लगता है कि इतने पावरफुल नहीं है, जितने आर्गूमेंट्स होते नहीं जो एक ज़बान से आम है। वी नीड अ समवन
जो इस पूरे सेटअप को कंट्रोल करे और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले और प्लान आउट करे। इट्स अ हाई टाइम सर, हमें 2 वर्ल्ड कप अगले साल खेलने हैं। वेरी ट्रू, बहुत हमें ज़रूरत है इसकी। अभी देखिए मैथ्यू मॉड कोच बने इंग्लैंड के, और इंग्लैंड के कोच बनते ही उन्होंने इंग्लैंड को वर्ल्ड कप जितवा दिया। बहुत बड़ा नाम है। अगर पाकिस्तान में नाम किसी को पता भी नहीं होगा। ऑस्ट्रेलिया की विमेंस हमें तो मैथ्यू हेडन का पता है सिर्फ। हाँ, ऑस्ट्रेलिया की विमेंस टीम को इतने सारे उन्होंने टाइटल जितवाए, कभी आप उनको अगर सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा। और आते ही उन्होंने इंग्लैंड की मेंस टीम को भी T20 चैंपियन बना दिया। देखिए हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ बदकिस्मती से जो चेयरमैन होता है उसकी सबसे ज़्यादा पावर होती है, और उसके बाद जो कोई हेड कोच अगर हम बाहर से लाके बना देते तो उसको थोड़ा सा हम देते हैं। मुझे भी ये वाली पावर नजम सेठी को हमने दिए थे, मुझे सॉरी मिकी आर्थर को, नजम सेठी साहब ने बड़े पावर दिए थे। हमें ऐसी सर कोच की जरूरत है जो नजम, ये हमें मानना पड़ेगा सर, जितने प्लेयर्स हमारे आप खेल रहे हैं और उस जमाने भी जो प्रोड्यूस हुए जिसमें फ़हीम अशरफ थे, नवाज थे, या खासतौर पर अगर फ़खर जमान, या अगर हम शादाब खान की बात करें, इवन बाबर आजम एज अ टेस्ट प्लेयर, सब मिकी आर्थर ने ये सारा प्रोसेस कंट्रोल करके ये लड़के प्रोड्यूस करके दिया आपको। उसके बाद सिलसिला रुक गया सर। रुक क्यों गया कि जिसको आपने कमेटी में बिठाया था कि मिकी आर्थर का फैसला करना है, वही अगर हेड कोच बन जाएंगे तो वो तो कहीं दुनिया में नहीं हुआ ना ऐसा। तो उसके बाद से फिर आपने देख लिया कि क्या चीज़ें हुई, कितनी चीज़ें बिगड़ी हैं। सरफराज को हटाना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि जिस पर बड़ा अफसोस होता है, मतलब कहते हुए भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन बहरहाल देखें, अभी तो फ़िलहाल देखें वो सेटअप तो होना चाहिए। मोहम्मद यूसुफ या शॉन टेट या इस तरह से तो नहीं, आपको पूरा प्रॉपर उनको कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ेगा, एक आपको हेड कोच भी लाना पड़ेगा, चाहे कहीं से भी लाएं। देखिए मुझे याद है रमीज़ राज जब चीफ एग्जीक्यूटिव थे ना, तो उन्होंने कोच बनाया था बॉब वुल्मर को, और बॉब वुल्मर के बारे में उन्होंने कहा था मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी है कि मैं बॉब वुल्मर को पाकिस्तान का हेड कोच बनाने में कामयाब हूँ। बॉब वुल्मर थे, फिर मिकी आर्थर थे, और भी बीच में आए, और यूनुस खान आज तक याद करते हैं उन्हें। बिल्कुल बहुत रिगार्ड देते हैं, वो थे भी मैन ऑफ प्रिंसिपल, बहुत अच्छा। बिल्कुल। अच्छा, अब क्या करना है सर हमें? आपको इसी तरह के किसी एक बंदे की ज़रूरत है। आप सर कितना जल्दी, इंग्लैंड तो सर पे आ गया, वो तो अब टाइम नहीं बचा हमारा। सर अभी तो आप ये बताएं ना कि जब आप चेयरमैन हैं, आपने कहा था कि हम सबसे ज़्यादा जो मेरी तवज्जो है वो विकेटों पे है, तो विकेटें हमने तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ देखी थी ना, क्या विकेटें थी। सबसे पहले तो ये देखना है कि आपकी विकेटें कैसी होती हैं, क्या रिजल्ट ओरिएंटेड होंगी या 5-5 दिन बाद उसी तरह मैच ड्रॉ होगा। ये चीज़ खास तौर से देखनी है ना, ये चीज़ें आपको पहले देखनी होंगी। ये तो इंटरनल चेंजेस, देखिए पीसीबी के चेयरमैन तो आपको पता है कि हम और आपके कुछ भी नहीं कर सकते। कल कुछ डिसीजन आ जाएगा, कोई दूसरा चेयरमैन आ जाएगा, हम और आप यही बात, उनका तो खैर हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब तक वो हैं जो जिस तरह की बातें की थी, बाहर से प्रेपर्ड होकर विकेट आएंगी और ऑस्ट्रेलिया की मिट्टी आ रही है, और नेशनल स्टेडियम को पूरा आपने विकेटें बना दी थी लाहौर का, लेकिन कहीं कोई ऐसी चीज़ लगी नहीं कि कोई ऐसी विकेट आपको मिले। अगर आप स्पिनर्स के साथ जाना है तो बिल्कुल जाएँ। आप समझते हैं कि आपके स्पिनर डोमिनेट करेंगे तो आप जाएँ। आप फास्ट बॉलर के साथ समझते हैं कि आपके फास्ट बॉलर अच्छे होते हैं, लेकिन विकेट कम से कम रिजल्ट ओरिएंटेड तो होना। यह ना होना कि पिंडी और कराची की तरह जो हमने लास्ट आईसीसी ने बिलो एवरेज करार दिया, बिलो एवरेज करार दिया। नहीं, ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ। और आप में बात करें जनाब अब पाकिस्तान के आने वाले क्रिकेट सीरीज़ के हवाले से, और स्पेशली जो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टेस्ट सीरीज़ हैं, हमारे साथ मौजूद रहेगा। पिचेस पे तो बिल्कुल हमें बहुत मोहतात होकर जो है ना वो काम करना है कि हम रिजल्ट ओरिएंटेड भी बनाएं, लेकिन सर प्लेयर्स भी तो हों। अब आपने नमाज साजिद की परफॉर्मेंस देखी, यासिर शाह आई थिंक कंफर्म अपना पीक गुजार चुके हैं, ऐसा लगता है अबरार एक नहीं, हमें होप लग रहे हैं अबरार मिले। इसी तरह शाहीन शाफीदी कॉन्फिडेंट होना इज अ ह्यूज ब्लो। अब हमें एक ऐसा फास्ट बॉलर ढूंढना पड़ेगा जो हम जिस तरह की विकेटें बना रहे हैं उसमें वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करें, जो कि हमें पता है जेम एंडरसन भी आ रहे हैं, हमें पता है वुड भी होंगे, वॉक्स भी होंगे, और उनके पास दीगर ऑप्शन भी हैं, तो वो भी बहुत अच्छे बॉलर हैं। वहाँ पे यू नो इंग्लैंड की टीम हालांकि इतनी स्ट्रांग नहीं रही अब टेस्ट टीम जितना कि कुछ 10 साल, लेकिन बेन स्टोक्स के बनने के बाद थोड़ी बेहतर क्या लगता है सर हमारी तैयारी कैसी है? हम तो एक ट्रांजिशन में है सर, अब मुझे लगता है हमें तो आज तैयारी शुरू करनी है। नहीं, हमारी तैयारी तो मुझे लगता है वैसे ही है जब ऑस्ट्रेलिया की टीम आई थी, जो हमारी तैयारी थी। कोई ऐसी चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही, ना कोई टीम में। पहले तो सबसे पहले आपकी टीम अनाउंसमेंट हो, स्क्वाड अनाउंस हो, कैंप लगे, तो चीज़ें पता चलेंगी नहीं किसको आप ला रहे हैं। डोमेस्टिक से प्लेयर उठाते हैं तो ताहिर तैयब भी कर रहे हैं, तो उस्मान सलाउद्दीन भी कर रहे हैं, तो सारे प्लेयर अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। शॉर्टर फॉर्मेट अभी साइम अयूब का आप देख लें, बड़ा अच्छा खेले थे, लेकिन अभी उनको लाना है या नहीं लाना, अभी मुझे तो ये लगता है फ़खर जमान, इमामुल हक, अगर हम वनडे की बात करें, टेस्ट की बात करें, तो फिर इमामुल हक के साथ अब्दुल्ला शफीक बहुत अच्छा टैलेंट है। अभी भी मैं देख रहा हूँ काज़िम ट्रॉफी में उनकी अच्छी परफॉर्मेंस चल रही है। वो हमारी टेस्ट टीम में एक राइजिंग स्टार बन रहे हैं। बिल्कुल शकील मौजूद है हमारे पास, समझते हैं। शकील को लाने के बाद खुद ही इन्होंने हटा दिया था पिछली दफ़ा, पता नहीं ये क्या चीज़ थी इनके साथ। लेकिन मुनीब भाई इसमें अब एक और चीज़ भी है कि आपने सही बात की, अभी आज मिसाल में
नवंबर का आधा महीना गुजर गया, दिसंबर में सीरीज है। आपको नहीं लगता कि अभी से ही कुछ एटलीस्ट टेस्ट टीम का कुछ हम कैंप वैम्प लगा चुके होते हैं? हमने तो कुछ भी नहीं किया। हार्डली 15 दिन है, 1 दिसंबर को तो पहला टेस्ट मैच है, कुछ भी नहीं हुआ अब तक। अभी तक कुछ भी नहीं। टेस्ट अभी तो टीम भी टीम अनाउंस आएगी, एक दो दिन तो उसके अनाउंस कर सकते थे हम, और अब तक उन पे काम हो रहा होता। नहीं, बिल्कुल होना चाहिए था ना। टेस्ट की तो टीम बिल्कुल अलग है, T20 वाले खिलाड़ी तो नहीं होंगे ना, 4-5 खिलाड़ी इसके होंगे। कोच भी तो पीछे कोई नहीं था, कौन संभालता? हमारे पास डॉक्टर तक नहीं है एनसीए के अंदर, वो ये ट्रैवल करते हैं। ये वो है। और मैंने तो सवाल नदीम खान साहब से किया था कि आपके जो 2 नेशनल हाई परफॉर्मेंस के कोच थे, सकलैन मुश्ताक और मोहम्मद यूसुफ, जिन पे हम खुश थे वो आए हैं, यूनुस खान तो छोड़ के चले गए, वो भी पाकिस्तान टीम के साथ हैं। तो सर ये एनसीए को भी कुछ हमें तवज्जो देनी चाहिए, कोई बड़ा नाम इधर भी ले आए सर। क्यों नहीं देनी चाहिए? आपने नदीम खान से ये भी पूछे ना कि अभी ये जूनियर लीग कराई, इसमें कौन सा पोटेंशियल आपको ऐसा नजर आया कि जिसको आप लाएं और उसको आगे बढ़ाएं, उसको ग्रूम करें? तो खैर ये पीएसएल में हम देखेंगे कि पीएसएल में कितने लड़के पिक होते हैं। भाई पीएसएल को आप देखते हैं तो फिर वो T20 फॉर्मेट वाली चीजें आ जाती हैं। आगे भी तो आपको कुछ देखना है ना, टेस्ट। और देखिए अब T20 को आप भूल जाएं, पाकिस्तान में ख्याल है अप्रैल या मई में के तक कोई T20 नहीं है। अगला साल पूरा वनडे है, वनडे का वर्ल्ड कप है और टेस्ट सीरीज हो रही है पाकिस्तान की। 5 टेस्ट तो इसी साल हो जाएंगे पाकिस्तान के, फिर आगे भी होने। तो अब हमें T20 को फिलहाल साइड पर रखना होगा, क्योंकि हाँ वनडे और टेस्ट, तो टेस्ट जाहिर है आपको, अगर टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल को तो हम लिफ्ट ही नहीं कराते बहुत अरसे से, ना मीडिया बात करता, ना फैन, कहा जा रहा था क्रिकेट बोर्ड को इतना सीरियस हो गया। हमने पिचेस, आपको लगता है मुनीर भाई, जो हमने पिचेस बनाई थी, हमारा कोई तवज्जो भी थी कि हमने जीतना है? कुछ भी नहीं थी। हालांकि मुझे याद है रमीज राजा ये कहते थे कि सबसे ज्यादा उनका वक्त जो है पिच क्यूरेटर के साथ गुजरता है, और वो पिच को सही भी करते हैं। और वो नतीजा ये हुआ कि बिल्कुल डेड विकेट थी। अब अगर विकेट होगी तो कहाँ से बनाएंगे, कौन से विकेट होगी, किस तरह की प्रिपरेशन होगी? अगेंस्ट इंग्लैंड भी अगर इस तरह की डेड विकेट हुई तो फिर तो आप अपना देखिए, पाकिस्तान के पास जो इस दफ़ा मिला था उनको एशियन टेस्ट चैंपियनशिप के मैचेस खेलने के लिए, कहा जा रहा था कि पाकिस्तान के पास बड़े अच्छे हैं, क्योंकि जो बड़ी टीमें हैं वो पाकिस्तान का दौरा करी, और पाकिस्तान के जो बाहर जाना था वो निस्बतन कमज़ोर टीमें थी। लेकिन आप ऑस्ट्रेलिया से भी टेस्ट हार गए, आप एक जिम्बाब्वे में टेस्ट हार गए। ये दोनों आपको बहुत परेशान करेगा आगे, अगर आपने फाइनल के लिए क्वालिफाई करना है। स्टिल देयर इज अ चांस, बट बहुत मेहनत देखिए वो ये बात है कि आपने अगर खुश होना है कि आप फाइनल खेलनी है तो फिर तो आप खुश रहिए, लेकिन आप चाहते हैं, जैसे मुनीर साहब कह रहे हैं कि अब तो T20 का चैप्टर ही क्लोज हो, तो आप वनडे की बात करें, T20 तो 2 साल बाद है, 2024 में वर्ल्ड कप है, ओडीआई का। तो जनाब आज के प्रोग्राम में हमने कोशिश की कि हम ना सिर्फ वर्ल्ड कप को रिकैप करें, कुछ हम उसके ग्रे एरियस पे पॉजिटिव भी बात की हमने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया, विच इज़ गुड। हमारी स्टैंडिंग अच्छी है, टीमों को हमारे रेपुटेशन का पता चलेगा, हमें खुद बिलीव आएगा एज अ क्रिकेट नेशन कि हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। बट हमें थोड़ा सा और अपनी ना सोच को बढ़ाना होगा कि हम और मजीद चैंपियंस बनने के लिए क्या अचीव कर सकते हैं। तो मुनीर भाई बहुत बहुत शुक्रिया। वर्ल्ड कप जनाब एक तो खत्म हुआ, दूसरा सर पर है, और वो है फीफा वर्ल्ड कप। और इस वर्ल्ड कप के हवाले से पूरी दुनिया बात करी, जाते जाते आपको रिपोर्ट दिखाते हैं फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से। आप रिपोर्ट देखिए, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। फुटबॉल वर्ल्ड कप के इस्तकबाल के सिलसिले में मलिर के सिद्दीक गोट की दीवारें मुख्तलिफ ममालिक के झंडों से रंग दी गई। ऐसे में खवातीन परस्तार भी किसी से पीछे नहीं रही। एक खातून ने तो खुद ब्रश उठाकर अपने घर की दीवार को ही अपनी पसंदीदा टीम के झंडों से रंग दिया। फीफा की आमद भरपूर तरीके से यहाँ पे मनाई जा रही है। हमारे बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें, लड़कियाँ सब मिलके हम फीफा का इस्तकबाल करेंगे। सिद्दीक गोट में फुटबॉल के परस्तारों ने अपनी अपनी पसंदीदा टीमों से मोहब्बत का इजहार किया है। इनका कहना है कि हर 4 साल बाद वर्ल्ड कप का इसी तरह इस्तकबाल किया जाता है जैसे कोई त्योहार हो। जिस तरह ईद की तैयारी की जाती है, इसी तरह वर्ल्ड कप की भी तैयारी यहाँ पर इसी तरह होता है। दरअसल रवायत चल रही है हमारे पास से, जब भी हर 4 साल बाद यहाँ जब इवेंट चलता है फुटबॉल वर्ल्ड कप का, मेला यहाँ जरूर सजता है। छोटे बड़े मर्द और खवातीन तमाम फुटबॉल लवर्स दुनिया के सबसे बड़े खेलों के इस मेले का इस्तकबाल अपने अपने अंदाज में करते हैं।